ठीक है, सभी लोग सोच विचार करके प्रश्नों का जवाब देंगे अच्छे से, है कि नहीं? सोचेंगे ध्यान पूर्वक और अच्छे से विचार करके प्रश्नों का जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं प्रश्न पूछना प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग अच्छे से। एमपीएसआई 2008 का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे कि पुरापाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? सुन लिया, पुरापाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है कुंडाला और तीसरा ऑप्शन है लोनार, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए। प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो मैं लिखूं क्या? अग्नि, हाँ लिख दें। चलो मैं लिख रहा हूं। और भैया ये क्लास छोड़ छोड़ के ना जाया करो, क्लास छोड़ के जाओगे तो दिक्कत आ जाती है फिर बीच में। मैं फिर से प्रश्न लिख रहा हूं, पुरापाषाण कालीन, कैसा अपना पुरापाषाण कालीन जो अपने स्थल हैं, ठीक है, उन स्थलों में से कौन से स्थल का संबंध मध्य प्रदेश से है? ऑप्शन दे रहा हूं। एक स्थान है अग्नि, ठीक है, अग्नि नामक स्थान। एक है आपका कुंडाला और एक है आपका लोनार, ये आपके तीन, और एक है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब आपको जवाब देना है ए बी सी डी। पुरापाषाण कालीन कौन सा स्थल है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, ये आपको अच्छे से बताना है। जल्दी से बताओ। पुरापाषाण कालीन, क्या जवाब दे रहे हैं? सभी, हाँ सभी दे रहे हैं अपना। देखिए सभी लोग बेटा अपना जवाब दिया करो, कमेंट सभी लोग 8 लाइव है तो सभी लोग लाइव दिए अपना जवाब दिया करो, है कि नहीं? देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अपने मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन का मतलब क्या है? अपने पाषाण युगीन संस्कृति और उसके अवशेष हमें इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लोनार जो कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है, कुंदाला क्षेत्र और अग्नि क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र अपने इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि अपने मध्य प्रदेश में अग्नि, कुंडाला, लोनार के अलावा आपके बाघ, बाघ क्षेत्र जो कि बाघ नदी के किनारे वाला क्षेत्र है, बिला क्षेत्र है कि नहीं, इसके अलावा धसान नदी क्षेत्र, इसके अलावा चंबल नदी क्षेत्र, इसके अलावा नर्मदा नदी क्षेत्र, सोन नदी क्षेत्र, बेतवा नदी क्षेत्र, इन नदी घाटियों में हमें बहुत सारे पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, है कि नहीं, पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी स्थान अपने पुरापाषाण कालीन हैं। ये एमपीएसआई में पूछा जाने वाला सवाल था, ध्यान दें आप लोग। ठीक है, अगला मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए जो कि वन रक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया था। एरण, एरण एक स्थान है, एरण का संबंध किस काल से है? एरण का जो संबंध है ये किस काल से है, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि ए, ये आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण काल से इसका संबंध है। ऑप्शन बी दे रहा हूं, महापाषाण काल से इसका संबंध है, महापाषाण काल से। ऑप्शन सी दे रहा हूं, नवपाषाण काल से इसका संबंध है, नवपाषाण से। और ऑप्शन डी, पुरापाषाण काल से इसका संबंध है। आप मुझे बताएंगे बेटा कि जल्दी से बताएंगे कि जो एरण है, एरण का संबंध किस काल से है? क्या मध्य पाषाण काल से है, महापाषाण काल से है, नवपाषाण काल से है या पुरापाषाण काल से है? जल्दी से बता दीजिए। एरण का संबंध हमें कहां से प्राप्त होता है, किस काल से संबंध रखता है? बताइए। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए। देखिए चलो मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए एरण जो है इसका संबंध हमें जो प्राप्त होता है वो नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। आपके प्रश्न सोच विचार के आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ध्यान दें। एरण जो कि सागर में स्थित है, अब इसका डिस्क्रिप्शन सुनो।
एरण जो कि सागर में स्थित है और इसका संबंध अपना नवपाषाण काल से है, क्योंकि यहाँ से हमें नवपाषाण काल के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एरण से हमें एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। कौन का? भानुगुप्त का अभिलेख। कौन का? भानुगुप्त जो था उसका अभिलेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि गुप्त वंश से संबंध रखता है, भानुगुप्त। क्लियर? क्या? हाँ, तो एरण से हमें भानुगुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो गोपराज गोपराज जो है, गोपराज जो कि भानुगुप्त राजा था उसका एक अमात्य था। कौन था? गोपराज। ध्यानपूर्वक सुनना। गोपराज जो कि भानुगुप्त जो था, भानुगुप्त यहां लिख देता हूं मैं, इसका एक अमात्य था। एक कौन था? अमात्य था। तो गोपराज और भानुगुप्त दोनों युद्ध के लिए गए थे, तो उसमें गोपराज का मृत्यु हो गई थी। गोपराज मर गया था। तो गोपराज मरा तो इसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने गोपराज की सैया के साथ में खुद को जला डाला था। मतलब गोपराज को जो अर्थी सजाई गई थी उसी पे इसको भी जला दिया गया था। अर्थात जब एक पति के मरने पर पत्नी दाह कर लेती है, अग्निदाह, तो उसे कहते हैं सती प्रथा। क्या कहते हैं इसे? सती प्रथा। तो सती प्रथा की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? एरण से। और एरण में कौन के अभिलेख से? भानुगुप्त के अभिलेख से। उसका अमात्य कौन था? गोपराज, जिसके निधन होने पर उसकी पत्नी ने भी क्या कर लिया था? अग्निदाह कर लिया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ ना अपना? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये ग्रुप टू, देखिए अपने एमपी में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के एग्जाम होते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम, इनसे बढ़िया बढ़िया पोस्ट मिलती हैं, लेखपाल की पोस्टें मिलती हैं। तो देखिए, ग्रुप 2 के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? महापाषाण स्मारक पाए गए हैं। शब्दों को ध्यान दें। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? ऑप्शन दे रहे हैं हम। ए आपका, क्या सिवनी में महापाण स्मारक पाए गए हैं, महापाषाण? ऑप्शन बी, क्या रीवा में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? ऑप्शन सी, क्या आपके बालाघाट में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बताओ कौन सा स्थान इसका सही आंसर है, ये आपको बताना है। महापाषाण, मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? जल्दी से जवाब दे दो बेटा। क्या जवाब दे रहे हैं? सिवनी, रीवा, बालाघाट, ए और बी दोनों। जल्दी से जवाब दो सब लोग। क्या दे रहे हैं? डी, ए और बी। अच्छा, चलिए, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। महापाषाण जानते क्या होता है? महा मतलब बड़े बड़े, और पाषाण मतलब क्या? पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर जो कि स्मारक के तौर पर जाने गए हैं, ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें सिवनी से ही प्राप्त होते हैं और रीवा से ही प्राप्त होती हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका? डी। जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न आया था, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर ना? क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सब लोग ध्यानपूर्वक जवाब दो अच्छे से। देखिए, प्रश्न है कि मामा भांजा शैल आश्रय, जल्दी से बताओ। मामा भांजा जो शैल आश्रय है, शैलाश्रय है कि नहीं, कहां से प्राप्त हुए हैं? ये कहां पर स्थित है? मामा भांजा शैल आश्रय कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। क्या ये सिंगरौली में स्थित है? सिंगरौली में स्थित है? क्या ये आपके मुरैना में स्थित है? क्या ये आपके कटनी में स्थित है? क्या ये आपके होशंगाबाद में स्थित है? बताइए कहां पर है।
मामा भांजा शैल आश्रय। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, क्या ऑप्शन मिल रहे हैं आपको? चौथा 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 होशंगाबाद, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। होशंगाबाद में ही अपन को मामा भांजा शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शैलाश्रय मैंने आपको बताए थे, है कि नहीं? आप यहाँ बैठ जाओ, मुझे बताना क्या आंसर दे रहे हैं लोग, है ना। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है महाभारत में वर्णित, किसमें? महाभारत, महाभारत ग्रंथ है, तो महाभारत में वर्णित करुष देश, ध्यान है, कारुष देश, कारुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। क्या इसका संबंध सतना से है? क्या इसका संबंध रीवा से है? क्या इसका संबंध आपके शहडोल से है? क्या इसका संबंध अपने मंडला से है? जल्दी से मुझे आप बताइए, महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताओ, क्या आंसर दे रहे हैं? कोई आंसर नहीं दे रहे। महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? जल्दी से जवाब दो। क्या सतना, सवाई रघुवंश सतना कह रही हैं? और बताओ, नेहा, लोकेश, ईसा, निकिता, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? संजय, सब लोग जवाब दो बेटा। बताओ, महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? कुछ पता चला? नहीं चला? चलो मैं बताता हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हैं किस तरह के प्रश्न में ये पेपर वाले क्वेश्चन उठा के बता रहा हूँ आपको, जो पिछली परीक्षा में पूछे हैं। तो देखो, महाभारत में वर्णित जो कारुष देश है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कारुष देश का संबंध है अपना बघेलखंड से। किससे? अपना बघेलखंड को कारुष देश कहा गया है, पढ़ाया था ना मैंने आपको। और बघेलखंड की राजधानी क्या थी? अपनी रीवा। क्या थी? अपनी रीवा। तो इसका आंसर सही होगा रीवा। रीवा को कारुष देश कहा जाता था। अब ध्यान रखना, ये जो कारुष, कारुष बता देता हूं, करुष वंश है अपना, करुष वंश। जानते हो करुष वंश के राजा इस क्षेत्र में राज करते थे महाभारत काल में। तो जानते हो करुष क्या है? तो करुष कौन थे? ये करुष वंश कैसे चला? राजा मनु थे। राजा कौन थे? मनु। राजा मनु के पुत्र का नाम था करुष। राजा मनु के पुत्र का नाम था क्या? करुष। तो करुष ने इस वंश की स्थापना कहां पर की थी? रीवा क्षेत्र में की थी। और इसी क्षेत्र को उसके नाम से जाना जाने लगा था। क्या कहते थे इसे? कारुष देश कहते थे। राजा मनु के पुत्र का नाम करुष था, और करुष के नाम से ही इस क्षेत्र को क्या कहते थे? कारुष देश कहते थे। ये आपको अच्छा रखना है। बात समझ आ गई? कौन सा क्षेत्र अपना? रीवा या बघेलखंड क्षेत्र। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो और जवाब दो बेटा, है कि नहीं? जवाब देने की कोशिश करो सब लोग अच्छे से, ताकि आपके प्रश्न बने। अगला प्रश्न है ताम्र पाषाण। देखो, ताम्र पाषाण, पाषाण, ताम्र पाषाण मतलब समझ गए? तांबा और पत्थर, है ना? तो ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल काय था। कायथा एक स्थान है जो कि ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो इसकी खोज किसने की थी? कायथा की जो खोज है वो किसने की थी? ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। बी लाल, इसने इसकी खोज की थी। या फिर आर बी जोशी, इसने इसकी खोज की थी। या फिर वी एस बाकड़कर, बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। या फिर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। जल्दी से मुझे जवाब दे दो। सही बच्चे, सबको मैंने पढ़ाया है बेटा, मैं आपसे आशा रख रहा हूं। बताओ, कायथा जो कि उज्जैन के पास में है, मैं बता देता हूं कायथा कहां पर? अपने उज्जैन के पास में। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है कायथा। कायथा के बराह मेहर, बराह मेहर जो कि एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए हैं। क्या हुए? अपने खगोल शास्त्री हुए हैं, है कि नहीं? और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जो सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्नों में से एक थे।
तो इनका संबंध कायथा से है। और बताएं मुझे, कायथा ताम्रपाषाण कालीन की खोज कौन ने की है? सी कह रहे हैं, बीएस बांकरकर। बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों का ये प्रश्न बिल्कुल सही सटीक गया है, 100% सही आंसर है आप लोगों का। बीएस बांकरकर ने ही किसकी खोज की थी? कायथा की खोज की थी, है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझो, उसके डिस्क्रिप्शन को ध्यानपूर्वक सुनो, आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा आपसे, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला, कौन सा जिला अपना? खंडवा जिला है, जिले का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। इसका ऑप्शन है टुंडीकर, ये है, या फिर अनूप, ये है, या फिर त्रिपुरी, ये है, या फिर मानधाता। जल्दी से आप लोगों का जवाब आना चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का प्राचीन नाम क्या था? जल्दी से जवाब दो। क्या ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे? सब लोग फोड़ दे रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। मानधाता नाम के राजा थे जो खंडवा क्षेत्र में राज करते थे, है कि नहीं? ओमकारेश्वर जो अपना क्षेत्र है वो खंडवा में स्थित है, और ओमकारेश्वर द्वीप को खंड मानधाता द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन काल में खंडवा का जो नाम है वो क्या है? मानधाता। ये आपको अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए टुंडीकर किसे कहते थे, बताना जरा। कितने बच्चे जानते हैं टुंडीकर प्राचीन काल में किसे कहते थे? जानते हो? मैंने पढ़ाया है। दमोह, दमोह अपना क्षेत्र है, दमोह को टुंडीकर कहते थे। और अनूप किसे कहते थे? अपने निमाड़ क्षेत्र को, जो निमाड़ क्षेत्र था उसे अनूप कहते थे। त्रिपुरी किसे कहते थे? ये आपका तेवर, त्रिपुरी आजकल आपका तेवर हो गया है, और तेवर कहां पर है? अपना जबलपुर में स्थित है। कहां पर? अपना जबलपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अवंती किसे कहते हैं आजकल? उज्जैन को। प्राचीन काल का एक था दसार्ण, कौन सा देश था अपना? दर्शान। दर्शान किसे कहते हैं आजकल? विदिशा को। विदिशा जो है, दर्शान आजकल किसे कहते हैं? दर्शान का आजकल नाम क्या है? विदिशा है कि नहीं? और गोपालगिरी किसका नाम है आजकल? गोपालगिरी का नाम आजकल क्या है? ग्वालियर। जवालीपुरम जबलपुर। तो ये अपने कुछ प्राचीनतम स्थान है, ठीक है, क्लियर, जिनके इतिहास में अपन को नाम मिलते हैं। टुंडीकर याद रखना है, टुंडीकर अपना दमोह को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा, ध्यान देंगे सभी लोग अच्छे से। देखिए, एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? किस किस के अपने? एक तो वो कह रहा है कि नर्मदा मानव, और एक वो कह रहा है विलुप्त हाथी। विलुप्त हाथी, ये दो के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के कौन से पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। भीम बैठका से, भीम बैठिका से, ऑप्शन दे रहे हैं हम एरण से, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको आवरा से, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको हथनौरा से। जल्दी से जवाब दे दो, क्या आंसर है? सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है। नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी दोनों के जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए कहां से? क्या जवाब दे रहे हैं सब लोग? सब लोग हथनौरा जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। हथनौरा आपके सीहोर जिले में पड़ता है। कौन जिले में पड़ता है? सीहोर में, नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसे नर्मदा मानव कहा गया है कि नहीं? और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है एक और अपन को? बिल्कुल, विलुप्त हाथी, जिसे स्टेगोडॉन कहा जाता है। गार्डोन, क्या कहा जाता है इसे? स्टेगाडॉन कहा जाता है, स्टेगाडॉन कहा जाता है विलुप्त हाथी को। इससे हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ है ना अपना? वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य प्रदेश में अवस्थित महाजनपद कितने थे? बताओ। प्राचीन भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में
मध्य प्रदेश एमपी में अवस्थित अवस्थित कितने महाजनपद थे? कितने महाजनपद थे? बताइए, जल्दी से बताओ। दो जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, प्राचीन भारत में कितने थे? कुल 16। उसने तो पूछा प्राचीन भारत एमपी में कितने अवस्थित थे, तो एमपी में कितने थे? दो। एक था कौन सा? अपना अवंती, और एक था, वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आपका। अच्छा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आपको याद, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको, पता ना, अवंती और चेदी जो महाजनपद थे दोनों, थे ना अपने, तो अवंती की दो भाग थे। एक तो कौन सा था? उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती था। एक था दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की क्या थी? महेशमती। और महेशमती मतलब क्या? अपना महेश्वर, जो आजकल खरगोन में है। चेदी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। क्या थी अपनी? शक्तिमती थी। याद है ना आपको? 16 महाजन। और सुनो एक और चीज, कि जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों का सटीक उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? बौद्ध ग्रंथ अंग्योत्तर निकाय में, और जैन धर्म के कौन से? भगवती सूत्र में। मिलता है नहीं मिलता? पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलिए, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बता दो, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती थी? बेतवा नदी। कौन सी अपनी? बेतवा, बेत्रवत्या जिसे कहा गया है इतिहास में, ये आपको याद रखना है। चलो, अगला प्रश्न बताना है आपको। हाँ, बताइए मुझे आप। पन गुड़ारिया स्तूप कहां पर स्थित है? पन गुड़ारिया स्तूप कहां स्थित है? कहां स्थित है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे रहा हूं, रीवा में स्थित है। ऑप्शन दे रहा हूं, गुना में स्थित है। ऑप्शन दे रहा हूं, आपके खरगोन में स्थित है। ऑप्शन दे रहा हूं डी, आपके सीहोर में स्थित है। पन गुड़ारिया स्तूप कहाँ स्थित है? क्या जवाब दे रहे हैं? सब सीहोर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। देखिए, रीवा में, रीवा के देवर कोठार नामक स्थान है, वहां पर आपका बौद्ध स्तूप है। और गुना जो है, गुना के तूमैन में बौद्ध स्तूप है। खरगोन के कसरावद में तू अपना बौद्ध स्तूप है। और सीहोर के पनगुड़ारिया में बौद्ध स्तूप है। अच्छा, इन स्तूपों का निर्माण जो है मौर्य काल में कौन ने करवाया था? आपके सम्राट अशोक ने। कौन ने करवाया था? सम्राट अशोक ने, है कि नहीं? याद रखना है अपन को। उसने उज्जैन में एक वैश्य तकरी पर महास्तूप स्थापित करवाया था अपनी पत्नी के लिए। उज्जैन, उसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी या श्रीदेवी, जो कहाँ की थी? विदिशा की थी। ये आपको याद रखना है। एक अच्छा प्रश्न है मेरा सब लोगों से, बताइए आप, जल्दी से जवाब देंगे आप लोग मुझे। यूनानी शासक हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, डोरस, जो राजदूत था हेलियोडोरस, ये सुंग वंश के कौन से शासक के शासन काल में भारत आया था? हेलियोडोरस सुंग वंश के काल में आया था। सुंग काल के कौन से शासक, कौन से शासक के शासन काल में, शासन काल में भारत आया था? भारत आया था, ये आपको बताना है। हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत था, जो यूनान से आया था, तो उस टाइम पे अपने भारत सहित मध्य प्रदेश में सुंग वंश का शासन चलता था। तो कौन सा राजा सुंग वंश का था जब वो आया था? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग इसके शासनकाल में आया था। देवभूति सुंग, देवभूति, देवभूति सुंग के जमाने में आया था, या भाग भद्र के जमाने में आया था, या देवदत्त के जमाने में आया था? बताओ, क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे? सब लोग भागभद्र दे रहे हैं, बिल्कुल। काशी पुत्र भागभद्र, काशी पुत्र
भागभद्र जो था, इसके शासनकाल में हेलियोडोरस अपने भारत में आया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो कि शुंग वंश का 8वां शासक था। कौन सा था अपना? 8वां शासक था काशी पुत्र भागभद्र। क्लियर हुआ ना अपना? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से बताएंगे आप। हाँ बताइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृतियों का संबंध शुंग काल से है? कौन सी कलाकृतियों का संबंध संबंध शुंग काल से है? शुंग काल से है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला, भरहुत स्तूप। नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अभी देखेगा, 1 मिनट रुक जाओ। बी ऑप्शन है आपका सांची स्तूप, सांची स्तूप। सी ऑप्शन है आपका गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। और डी ऑप्शन है आपका कौन सा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? चलो अभी दिखेगा आपको, 1 मिनट रुक जाइए। दिख रहा है? चलो जवाब दो। हाँ बताओ, निम्नलिखित कलाकृतियों में से कौन सी कलाकृति का संबंध शुंग काल से है? आपको जवाब देना है। शुंग काल से संबंधित कलाकृतियां कौन कौन सी हैं? बताओ। भरत स्तूप क्या शुंगकालीन है कि नहीं? सांची का स्तूप क्या इसमें शुंग काल की कोई कलाकृति है? गरुड़ स्तंभ क्या ये अपना शुंग काल से है? और उपयुक्त सभी, क्या जवाब आ रहा है बताइए? ABCD सभी? सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। अच्छा, किसी का आंसर ए आया है क्या? बी आया है? बी नहीं आया? सी भी नहीं आया होगा? आया है। चलिए तो अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। देखिए अपने शुंग काल की कलाकृतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले भरत स्तूप, ये भी आपका शुंग काल का है। सांची स्तूप मौर्य काल का है, लेकिन इसका संबंधी शुंग काल से मैं आपको बताऊंगा। और गरुड़ स्तंभ भी। तो इसका आंसर है डी। पहले तो आंसर समझ लो, आंसर क्या है इसका? डी है अपना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो भरहुत स्तूप कहां पर है? आपके उचेरा में। कहां पर अपना? उचेरा। और उचेरा कहां आता है अपना? सतना जिले के अंदर। तो इसका निर्माण जो है ये शुंग काल में हुआ था, पुनर्निर्माण। बोले हुआ था नहीं हुआ था? निर्माण तो अशोक ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था? शुंग वंश के शासन काल में। तो इसका संबंध हो गया। सांची के स्तूप का निर्माण तो सम्राट अशोक ने करवाया था, लेकिन इसकी प्रवेश द्वार और इसकी चार दीवारी, इसकी चारों ओर चार दीवारी और इसका प्रवेश द्वार किस काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। और गरुड़ सीधे सीधे डायरेक्टली इसका निर्माण ही कहां हुआ था? शुंग काल में हुआ था। तो आंसर क्या हुआ बताओ? उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न पूछता हूं बेटा मैं आपसे। अगला प्रश्न है कि विदिशा के शासक कर्ण को किस सातवाहन शासक ने? अब प्रश्न देखो, विदिशा के शासक कर्ण को किस वाहन शासक ने? ठीक है, विदिशा का शासक था कण्व। इसको सातवाहन वंश के कौन से राजा ने पराजित किया था? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन क्या हुआ? दिख नहीं रहा है क्या? उल्टा हुआ है, कोई बात नहीं है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा, सबको दिखेगा। देखिए हाँ दिख रहा है। चलिए
बताना है आपको। विदिशा के शासक कण्व को किस सातवाहन शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है सातकर्णी प्रथमने, सातकर्णी फर्स्ट। बी ऑप्शन दे रहा हूं गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और सी ऑप्शन दे रहा हूं समुक ने, समुक। और डी ऑप्शन दे रहा हूं यज्ञश्री, यज्ञश्री सातकर्णी ने। बताओ सातकर्णी, इनमें से कौन सा आंसर सही है? विदिशा के शासक कण्व को कौन से सातवाहन वंश के कौन से शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन क्या आ रहे हैं? जल्दी जल्दी जवाब दो। समुख आ रहे हैं? चलिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। समुख इसका बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, इससे जानकारी मिलती है मुझे। और एक चीज और बता दूं, समुख जो था, समुख सातवाहन वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। समुख सातवाहन वंश का संस्थापक है कि नहीं? ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर समुख बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम्बकड़फसेस? ऑप्शन दे रहा हूं, देखो पहले सुनो। बिम्बकड़फसेस, बिम्बकड़फसेस ये कुषाण वंशी राजा है। कैसा? अपना कुषाण वंशी शासक है, राजा है। तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण वंश के राजा बिम्बकड़फसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? इसका सिक्का हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया जा रहा है आपको विदिशा से, या फिर अपने जबलपुर से, या अपने शहडोल से, या फिर अपने अनूपपुर से। जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। कुषाण वंश का कौन सा, कुषाण वंश का राजा है बिम्बकड़फसेस, तो इसके सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए बेटा। विदिशा, जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर। क्या आंसर आ रहा है? विदिशा आ रहा है सबका? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है। विदिशा से हमें कुषाण वंश के बिम्बकड़फसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? वो था आपका कनिष्क। कौन था? अपना कनिष्क। और कनिष्क के सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? शहडोल से। कहां से? अपन को शहडोल से और हरदा से प्राप्त हुए हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, एक और आपसे अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न पूछा जाएगा। सब लोग इसी तरह से पढ़े। देखो, प्रश्नोत्तरी से आपके पूरे डाउट क्लियर होते चलते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो प्रश्न है आपका देखो, यूनानी, हिंद यूनानी शासक मेनाइंडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? क्या लिखा है अपन ने? हिंद यूनानी शासक, शासक मेनाइंडर, मेनाइंडर, मेनाइंडर के इसके सिक्के अपन को कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दे दूं कि बगैर ऑप्शन के बताओगे? वैसे बगैर ऑप्शन के बता दो, क्योंकि एक दो लाइन लिखवाई थी मैंने इसमें आपको कि हिंद और यूनानी शासक था जिसका नाम था मेनाइंडर, और इसके सिक्के केवल एक ही जगह से प्राप्त होते हैं। बोलो कहां से? जल्दी से जवाब दे दो। दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे? ऑप्शन दे दूं? चलो दे रहा हूं। जबलपुर से प्राप्त हुए हैं, या फिर बालाघाट से प्राप्त हुए हैं, या फिर छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं, या फिर आपके सागर से प्राप्त हुए हैं। बताओ सब लोग क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। अपना हिंद यूनानी शासक मेनाइंडर, जिसका आपको पता है इसकी आध्यात्मिक चर्चा हुई थी बौद्ध भिक्षु नागसेन से, और इस पर एक ग्रंथ लिखा गया है मिलिंद हो। और इसके सिक्के केवल और केवल हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बालाघाट होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपका। ठीक है,
अगला बताओ, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित नागवंश, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ, नागवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रहा हूं कि भीमनाग था, या फिर स्कंद नाग था, स्कंद नाग था, या फिर बृहस्पति नाग था, बृहस्पति नाग था, या फिर आपका बृषनाथ था। जल्दी से बताओ आप लोग। हाँ, क्या आंसर दे रहे हैं? सब लोग बृषनाथ दे रहे हैं ना, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। नागवंशी शासकों की जो राजवंश था वो विदिशा से चलता था, और बृषनाथ जो था इसका संस्थापक था। ठीक है, क्लियर ना क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए आभीर वंश, कौन सा वंश अपना? आभीर वंश। आप लोग बताएंगे कि आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? बुरहानपुर से है, बुरहानपुर से है, या फिर इसका संबंध आपके बैतूल से है, या फिर आपके झाबुआ से है, या फिर आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? क्या जवाब आ रहा है? बुरहानपुर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बुरहानपुर, जिसे आप खानदेश भी कहते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर आभीर वंश के, आभीर या अहीर वंश के राजा राज करते थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर। चलिए अगला बताओ, एमपीएसआई 2012 का क्वेश्चन, 2012 में पूछा था एमपीएसआई में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मग वंश का शासन था? मग वंश का शासन था, बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं बघेलखंड, ऑप्शन दे रहा हूं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ऑप्शन दे रहा हूं मालवा, ऑप्शन दे रहा हूं नेमार। जल्दी से बताओ, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर मग वंश का शासन था? एमपीएसआई 2012 का पेपर में ये सवाल है, आप देख सकते हैं सर्च करके। बताइए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? बघेलखंड, बिल्कुल सही है। मैंने पढ़ाए थे आपको, एक तो मग वंश और एक बोधि वंश पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो बोधि वंश का संबंध आपके जबलपुर से था, और मग वंश का संबंध किससे? अपना बघेलखंड से है कि नहीं? और इस वंश का पहला राजा कौन था? भीमसेन। कौन सा? अपना भीमसेन। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना, वेरी गुड। चलिए आगे सुनिए, तो आपके प्रश्न बन रहे हैं, पढ़ाया था उसमें से। एमपी हाईकोर्ट 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, तो उसमें प्रश्न आया था, मैं आपको पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश के किस जिले से बोधि वंश, अभी मैंने उसका जवाब भी दे दिया है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मंडला, जबलपुर, बालाघाट, सीहोर। बताओ क्या आंसर था? जबलपुर। तो एमपी हाईकोर्ट 2016 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा कि बोधि वंश के शासन का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? जबलपुर से, है कि नहीं? आपके 4 राजाओं के नाम इसमें पता चला है अपन को, श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। याद है ना आपको? है है अच्छा, एक चीज सुना दूं मैं आपको, बढ़िया वाली, एक ध्यान दो। डॉक्टर महेश चंद्र, ये नई चीज है जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई है। डॉक्टर महेश चंद्र चौबे, चौबे निजी संग्रहालय, निजी संग्रहालय, देखो ध्यान दो, डॉक्टर महेश चंद्र चौबे, ये एक निजी मतलब प्राइवेट आपका संग्रहालय है। ठीक है, कहां पर है अपना? ये आपके जबलपुर में है। और ये जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय के अंदर ये जो बोधि वंश है ना अपना, तो बोधि वंश की जितनी भी जानकारी, इनके सिक्के या फिर इनकी और भी जो चीजें प्राप्त हुई हैं, वो सभी चीजें अपने इसी संग्रहालय में रखी गई हैं। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर महेश चंद्र चौबे संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो क्या लगाएंगे आप आंसर? जबलपुर।
और इस संग्रहालय के अंदर जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र के जो भी अपन को अभिलेख या उपकरण या सिक्के प्राप्त हुए हैं वो इसके अंदर रखे हैं। खासकर बोधि वंश के जो सिक्के हैं वो आपको इसी संग्रहालय में प्राप्त होंगे। कौन से संग्रहालय में? डॉक्टर महेश चंद्र चौबे निजी संग्रहालय में। बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए अगला प्रश्न, बोधि वंश के कितने राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है? 4 है क्या नहीं? कौन कौन से? एक तो श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बाकाटक वंश का शासन किस भूभाग पर था? बाकाटक वंश का शासन किस भूभाग पर था? बताइए, ऑप्शन देता हूं। विंध्य प्रदेश पर इसका शासन था, या फिर बुंदेलखंड पर इसका शासन था, बुंदेलखंड पर, या आपके बघेलखंड पर इसका शासन था, या फिर इसके पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में इसका शासन था। बताओ बाकाटक वंश जो था इसका शासन किस क्षेत्र में मिलता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, पश्चिमी निमाड़। क्या आंसर दे रहे हैं? बुंदेलखंड दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं? दोनों। बाकी बच्चे कोई नहीं दे रहे। देखो बाकाटक जो वंश है इसका शासन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में था। बिल्कुल सही आंसर नेहा शिवानी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आप अच्छा पढ़ रही हैं, बिल्कुल पढ़िए। बाकाटक वंश का शासन बुंदेलखंड में था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। कौन था अपना? जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। 255 से 275 ईस्वी के मध्य इसका शासन चलता था। मैंने आपको पढ़ाया था ना आपको, है कि नहीं? क्लियर? जो कि प्रवरसेन का पुत्र था। किसका था अपना? प्रवरसेन का पुत्र था, है कि नहीं? ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाकाटक वंश बुंदेलखंड याद रखना है आपको। अगला आपको प्रश्न है, ध्यान पूर्वक याद रखना है इसको। किस गुप्त वंश के शासक ने, ध्यान देना, किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में स्थित एरण फिर से आ गया, एरण का है अपने सागर में, एरण में स्मारक का निर्माण करवाया था? स्मारक का निर्माण करवाया था। बताओ गुप्त वंश के कौन से राजा ने मध्य प्रदेश के एरण में स्मारक का निर्माण करवाया था? बताओ क्या आंसर है? जल्दी से जवाब दे दो। नहीं है पता? चलो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि विदिशा का एक राजा था जिसका नाम था श्रीधर वर्मन। क्या नाम था? पढ़ाया था। विदिशा का एक राजा था श्रीधर वर्मन, तो विदिशा में राज्य करता था। उस पर अटैक किया था कौन ने? समुद्रगुप्त ने। कौन ने किया था? समुद्रगुप्त ने। और उसे हरा करके उसने एरण में एक स्मारक, विजय स्मारक का निर्माण करवाया था। कहां पर? एरण में। आपको पता है ना समुद्रगुप्त ने ये अपने मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से प्रवेश किया था? एरण से। कहां से किया था? एरण से ही तो प्रवेश किया था। तो एरण के समीप उसने एक स्मारक, विजय स्मारक स्थापित किया था। और वो विजय स्मारक किसके याद में था? विदिशा के शासक श्रीधर वर्मन को पराजित करने के उपलक्ष्य में करवाया था। इसका आंसर सही है क्या? समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन ने कहा था जानते हो? एक इतिहासकार है B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ है, इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। कौन ने? B.A. स्मिथ ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है। समुद्रगुप्त एक उदार शासक था, वो वीर योद्धा था, वो संगीतज्ञ था, वो संगीत भी जानता था और कला का संरक्षण करता था। कौन अपना? समुद्रगुप्त। ये आपको अच्छे से सभी लोगों क्लियर? चलिए कितना बेहतरीन प्रश्न आया था, देखो आपने सही जवाब दे दिया, कुछ लोगों ने कुछ नहीं दे पाया। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। मध्य प्रदेश के धार जिले में, कौन जिले में? धार जिले में अवस्थित बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं हैं, बोलो है कि नहीं है? है। तो बाघ की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से है? बाघ की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है
इसका संबंध कौन से वंश से है? ऑप्शन है, क्या मौर्य वंश से है, बताइए, या फिर गुप्त वंश से है, या फिर आपके औलिकर वंश से है, औलिकर वंश, या फिर आपके परिव्राजक वंश से है? बताओ किस वंश से है? सब लोग गुप्त वंश जवाब दे रहे हैं, दे रहे हैं क्या? बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। गुप्त वंश से ही इस चित्रकला का संबंध है बाकी गुफाओं का, ठीक है। और बाकी गुफाओं की खोज कौन ने की थी? 1818 ईस्वी में डेजर फील्ड ने की थी, आपको पता हो, याद है ना। और इनके चित्रों की तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से की जाती है, पढ़ाया ना मैंने? वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न, एलडीसी परीक्षा 2016, एलडीसी की परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न कौन सा है? मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा हमें किस काल की? गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं हमें मिले हैं, बताओ मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन दे रहा हूं, हमें सागर से प्राप्त हुए हैं, या फिर हमें दमोह से प्राप्त हुए हैं, या फिर हमें जबलपुर से प्राप्त हुए हैं, या फिर हमें विदिशा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताओ, क्या जवाब दे रहे हैं? दमोह दे रहे हैं, विदिशा दे रही है नेहा, और दमोह कौन दे रहा है? और कोई दे रहा है? बस दो ही बच्चे दे रहे हैं, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्यों बेटा, पढ़ नहीं रहे आप? चलो बताता हूं, आपको पता है काल के हमें 24 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? बताया ना मैंने आपको, 24 सिक्के मिले हैं। इनमें से 15 सिक्के हमें चंद्रगुप्त के मिले हैं, 8 सिक्के समुद्रगुप्त के मिले हैं, और एक सिक्का किसका मिला है? स्कंदगुप्त का। पढ़ाया था मैंने आपको, गुप्त काल के 24 सिक्के मिले हैं, 15 सिक्के हमें किसके मिले हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त सेकंड के मिले हैं। 8 सिक्के हमें किसके मिले हैं? समुद्रगुप्त के, उनके समुद्रगुप्त के मिले हैं। और एक सिक्का हमें किसका मिला है? स्कंदगुप्त का मिला है। पढ़ाया ना मैंने आपको? पता है सिक्के कहां से मिले हैं? ये अपना दमोह जिला, जिनका आंसर है सही है, दमोह का हटा तहसील है, उसका सीकोर क्षेत्र, कौन सा अपना? सीकोर, सीकोर क्षेत्र है, उस सीकोर क्षेत्र से हमें ये मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो जिनका आंसर दमोह था वो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत शानदार आंसर है आपका। 2016 की परीक्षा एलडीसी में प्रश्न पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है मेरा आपसे, आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश के मंदसौर में, किसमें? नहीं बता रहे, मत बताओ, कोई बात नहीं, नहीं 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 पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं नचना कुठार पार्वती मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये तो पढ़ाया है ना मैंने, पढ़ाया है, किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? बताओ, नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा हूं, ये आपके पांडु वंश से संबंधित है, या फिर आपके कलचुरी वंश से संबंधित है, कलचुरी वंश से, या फिर आपके शुंग वंश से संबंधित है, या फिर आपके गुप्त वंश से संबंधित है? बताओ, बताइए, नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दो। सब लोग क्या कह रहे हैं? गुप्त वंश कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो नचना कुठार वंश है, नचना कुठार मंदिर, पार्वती का मंदिर, इसका संबंध है गुप्त वंश से। कल ही पढ़ाया था मैंने गुप्त वंश के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था कि तिंगवा का कंकाली मंदिर, विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर नागौद में, सांची का बौद्ध मंदिर रायसेन में, खोका शिव मंदिर नागौद सतना में, है क्या नहीं, और नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये मंदिर जो है अपने, ये किस संबंधित? अपने गुप्त काल से संबंधित आपके मंदिर हैं।
तो इसका आंसर गुप्तकाल जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों का आंसर जिन्होंने गुप्तकाल दिया था उनका बिल्कुल उचित आंसर है अपना ये। ठीक है, क्लियर ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, बताइए। हाँ, प्लाटून कमांडर होमगार्ड 2016, प्लाटून कमांडर कमांडर होमगार्ड 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। बताओ, प्रसिद्ध हूण शासक, हूण शासक है हूण वंश का, प्रसिद्ध हूण शासक तोमरान, तोमरान नाम का हूण शासक है, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रसिद्ध हूण शासक तोमरान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अगर आपको याद हो तो बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, या राजाधिराज, राजाधिराज की उपाधि धारण की थी, या महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज, या फिर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? बताओ, हूण शासक तोमरान जो था इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जल्दी से बताओ। क्या आंसर दे रहे हैं? अखिल शिवानी जी, हाँ शिवानी इसलिए दे रही है, पता है क्यों? क्योंकि महाराज अधिराज आपको इन चारों में सबसे बड़ी उपाधि यही लग रही है ना, इसलिए दे रहे हैं। कविता भी ये दे रही है, चलो हाँ तुक्का मार रहे हैं, चलो ठीक है मार दो, कोई बात नहीं है। चलो मैं इतना तो बता दूं आपको, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आपको पता है अपने भारत में खासकर अवंती क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में हूणों के आक्रमण हुए थे। किस तरफ से हुए थे? पश्चिमी क्षेत्र से, मतलब राजस्थान गुजरात वाला एरिया था, उस एरिया से अपने यहाँ पर क्या हुआ था, हूणों के आक्रमण हुए थे। तो हूण शासक मेहरकुल, मेहरकुल जो था हूण शासक था, ये प्रतापी था। इसके पुत्र, इसका पुत्र जो था मेहरकुल तोमरान का पुत्र था। मेहरकुल जो था, मतलब मेहरकुल जो था ये काफी प्रतापी था। इसके पिता का नाम था तोमरान, इसके पिता का नाम क्या था? तोमरान, था कि नहीं था? तो तोमरान ने अपने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किए थे और कुछ समय के लिए मालवा जीत भी लिया था, लेकिन इसकी विजय स्थायी नहीं रही थी। कौन की? तोमरान की। तो इसने उस उपलक्ष्य में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसी की थी? महाराजा अधिराज की। आपको पता है हूणों का राज किधर था? हूणों का राज आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में था अपना, है ना? क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों से, क्या पूछ लूं का? नहीं पूछूं? पूछ लेता हूं एक प्रश्न और। बताओ, सब लोग बताओ, कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे, देखना चाहूंगा मैं। भारत की पहली स्वाधीनता संग्राम में, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में पहली महिला शहीद वीरांगना कौन थी? बगैर ऑप्शन के आंसर आना चाहिए सही बच्चों का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली महिला शहीद वीरांगना कौन थी? जल्दी बताओ, क्या आंसर दे रहे हैं? नहीं दे रहे? नहीं दे रहे? ऑप्शन दे दूं? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम हजरत महल। जल्दी जवाब दो। नहीं है पता? चलिए अवंती दे रही हैं। चलो ध्यान दो सब लोग, एक प्रश्न सुन लो अच्छे से। देखिए बेटा, 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और इसमें पहली महिला जो शहीद हुई थी, जो वीरांगना हुई थी, उनका नाम है अवंतीबाई लोधी। क्या नाम है? रानी अवंतीबाई लोधी। इनको पहली वीरांगना, शहीद वीरांगना माना जाता है, रानी अवंतीबाई लोधी को। मैं आपको बता दूं, रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, ये अपने रेवांचल क्षेत्र में मुक्ति आंदोलन चला रही थी। रेवांचल क्षेत्र मतलब रीवा क्षेत्र में अपने क्या कर रही थी, अपनी ये मुक्ति आंदोलन चला रही थी, है कि नहीं? ये रानी अवंतीबाई जी थी जो थी अपनी, ये मंडला के रामगढ़, मंडला जिले में रामगढ़ स्थित है,
तो रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की पत्नी थी। रामगढ़ के राजा कौन? विक्रमादित्य की पत्नी थी रानी अवंतीबाई। विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई थी, तो ये अपने नाबालिग पुत्र के साथ में राज्य कर रही थी रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो थी, इनका युद्ध हुआ था अंग्रेजों का एक सेनापति था जिसका नाम था बार्डन। याद रखना इसका नाम, बार्डन। बार्डन अंग्रेज सेनापति था, इसके साथ में अवंतीबाई का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें अंग्रेज सेनापति क्या हुआ था? पलायन हुआ था शुरुआत में। बाद में दिसंबर में फिर से सेनापति बार्डन ने क्या किया था? अपने गढ़मंडला को चारों ओर से घेर लिया था, और 20 मार्च 1258 को रानी अवंतीबाई जो थी, रानी अवंतीबाई ये अपने गढ़मंडला को छोड़ करके भाग गई थी, और अपनी अंगरक्षिका रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी जिसका नाम था गिरधारी बाई, गिरधारी बाई के साथ में अपने इन्होंने कठार घोंप करके आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि इनको लगने लगा था कि अंग्रेजों ने इनको चारों ओर से घेर लिया था और अंग्रेज अब इनके शरीर को स्पर्श न कर पाए। इस कारण से अपनी सहायिका गिरधारी बाई के साथ में इन्होंने 20 मार्च 1858 कटारी घोंप ली थी और आत्महत्या कर ली थी। तो रानी अवंतीबाई को पहली शहीद महिला का दर्जा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। गढ़मंडला की थी, पति का नाम विक्रमादित्य था, और इनका युद्ध हुआ था कौन से? बार्डन से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो अब मुझे आप लोग ये जवाब देंगे कि आज की प्रश्नोत्तरी की क्लास कैसी रही। सभी लोग मुझे जवाब दो, क्या आपको प्रश्नोत्तरी ठीक लगी? प्रश्न सही थे? बताओ, आज की प्रश्नोत्तरी की क्लास कैसी रही? मुझे जरा ये बताओ जल्दी से। एक ही जवाब आया है, बहुत अच्छी तो थी सर, 1 नंबर अच्छी थी। हाँ, तो अब आप लोग सुने, जो प्रश्नोत्तरी की क्लास है, इस क्लास को आप एक बार और सुन लेना, रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने, रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं? और आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। हाँ नेहा, बिल्कुल सही है, आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। तो बीच बीच में प्रश्नोत्तरी जरूरी होती है कि नहीं? तो आप लोग इसको 1-2 बार और पढ़ लेना ताकि आप लोगों को याद हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। क्लियर? और इतिहास के प्रश्न को अच्छे से पढ़ते रहना। अब अपन 12 बजे मिलेंगे। 12 बजे हम आपको हिस्ट्री की क्लास में मौर्य वंश पढ़ा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको पढ़ा दिया है, और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा है ना अभी, है कि नहीं? और इसके बाद में अब हम बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, 12 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।